हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट में कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। आइए समझते हैं। इससे पहले जो लाइट के काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, दो तीन वीडियो हमने पिछली बार डिस्कस किए हैं और लाइट के बारे में काफ़ी कुछ हमने समझाना है और उस लाइट का ओरिजिन समझा है, फोटोन क्या होता है वो समझा है। आज हम देखते हैं कि जो लाइट होती है तो उसका इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यतिकरण, उसका क्या होता है। और ये भी एक लाइट की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो इंटरफेरेंस के बारे में समझते हैं। उससे पहले समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। जो हमारे लाइट के उत्सर्जक होते हैं, जो लाइट एमिट करते हैं, वो कोहेरेंट कब होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है। अगर दो सोर्स जो हमारे कोहेरेंट अगर होंगे तो ही वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे सोर्स हैं, जहाँ से दो लाइट आती हैं, वो कोहेरेंट होने चाहिए। अब समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर कोई, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक सोर्स एस है और ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। कोई भी सोर्स अगर लाइट एमिट करता है तो हम जानते हैं कि उसके अंदर, लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट एक वेव है और ट्रांसवर्स वेव ये है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या मतलब है कि वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलेगी, इस तरह से वो चलेगी। और जब वेव की फॉर्म में चलेगी तो उसके अंदर वेवलेंथ भी होगी, एक लैम्डा जिसको हम बोलते हैं, वेवलेंथ भी होगी, और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको एन हम लिख देते हैं, और इसके अंदर एम्पलीट्यूड भी होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो वेव है अगर उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। और जो लाइट की इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। तो वेव के अंदर हम जानते हैं कि वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी और एम्पलीट्यूड भी होगा। और जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है या एनर्जी की बात करें तो वो इसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ये भी हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा था कि एनर्जी एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है। ये फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है और इंटेंसिटी जो उसकी हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर भी होती है, फ्रीक्वेंसी पे भी ये डिपेंड करती है। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी से मतलब होता है कि ब्राइटनेस उसकी वहाँ पर ज़्यादा होगी। अब ये बात हुई कोई भी लाइट के बारे में, लेकिन एक जगह सोर्स ये है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स कब होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स हमेशा हम देखते हैं कि जो दो सोर्स हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए दो सोर्सेज हमारे पास हैं, S1 और S2। ये एक ये सोर्स है, ये भी अपने यहाँ से लाइट एमिट करता है, और दूसरा ये सोर्स ये है, ये भी एक लाइट एमिट करता है। तो ये क्योंकि लाइट ट्रांसफर्स होती है तो ये भी एक क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ही आगे बढ़ेगा, और ये भी लाइट क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ही आगे बढ़ेगी। तो इसके अंदर, क्योंकि ये लाइट अलग है, ये सोर्स अलग है, तो ये कि इसके अंदर ये होता है कि उनकी वेवलेंथ तो अलग अलग होगी अगर वो हम दो सोर्स यहाँ से लेते हैं, क्योंकि दो सोर्स अलग अलग सेम वेवलेंथ रखना ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि हो सकता है कि इसकी वेवलेंथ λ1 हो, इसकी वेवलेंथ λ2 हो, या इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर n1 हो, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 हो, या इसका एम्पलीट्यूड A1 हो और हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड A2 हो। एम्पलीट्यूड को एक तरीके से इक्वल किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करके सेम किया जा सकता है, लेकिन वेवलेंथ को बराबर करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर वेवलेंथ हमेशा अलग अलग होगी। वेवलेंथ का मतलब है कि अलग अलग कलर्स को डिफाइन करता है, कि अलग अलग कलर्स वहाँ पर होते हैं। अगर हम बात करें कि लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। तो वहाँ पर जो अलग अलग कलर्स हैं उनकी जो विबग्योर हमने वहाँ पर बताया था कि जो विबग्योर पैटर्न वहाँ पर होता है, तो ये 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर इस सब की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो कलर के हिसाब से वेवलेंथ भी अलग अलग हो जाती है। तो दो अलग अलग सोर्स ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स हम उनको कहते हैं अगर कोई दो सोर्स सेम उनकी वेवलेंथ हो लैम्डा, दो सोर्स जो लाइट एमिट कर रहे हैं अगर उनकी वेवलेंथ सेम हो जाए और उनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ये सेम हो जाए, और दोनों कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखते हो। तो फेज डिफरेंस कैसा हो? कांस्टेंट। तो यहाँ पर फेज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन वहाँ पर ये हैं। क्या? अगर दो सोर्स हमारे सेम वेवलेंथ रखते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, और यहाँ पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके अंदर आता है, तो दो वेव्स हैं ये
अगर इनके अंदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में भी हम देखा था, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर उनके अंदर पाथ डिफरेंस और ये वेवलेंथ सेम है तो फेज भी कांस्टेंट वहां पर होगा। तो दो सोर्स अगर जिनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उन सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग नहीं हो सकती। ये रीज़न है कि क्योंकि जो लाइट, जो फोटोन होता है, वास्तव में होता क्या है कि जब कोई एटम एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन का या एटम का जो एक्साइटेशन टाइम है वो टाइम की पावर -8 सेकेंड है। उसके बाद वो फिर से अपने इनिशियल स्टेट में लौटता है, और लौटने के जब वो लौटता है तो लाइट एमिट करता है। तो वो जो लाइट एमिट करता है वो एच न्यू फोटोन होता है, और क्योंकि न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा होती है तो वो अलग वेवलेंथ वहाँ पर होती है। और क्योंकि एटम अगर अलग अलग हैं, दो सोर्स हैं तो अलग अलग एटम हैं, तो फिर भी अगर सेम एटम भी, अगर हम सेम लाइट, दो बल्ब अगर सेम है, हम अलग अलग ले लें तो भी वे कोहेरेंट सोर्स नहीं होते, तो भी उसकी वेवलेंथ में कोई डिफरेंस वहाँ से आता है। तो क्या किया जाता है, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम सेम सोर्स को ही यूज़ करते हैं। कैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ये सोर्स है, इस यहाँ से जो लाइट एमिट हो रही है, तो क्या करते हैं कि इसको हम दो स्लिट से पास करा देते हैं, एक यहाँ से और एक दूसरी स्लिट यहाँ से, जो बिल्कुल बराबर दूरी पर यहाँ पर रखी होती है। अब ये जो सोर्स S था, ये दो सिंगल सोर्स को ही हमने एक ऐसा यहाँ पर पैटर्न बनाया कि वो एक सोर्स S1 कहलाए और एक दूसरा सोर्स S2 कहलाए। तो यहाँ से जो वेव निकलेगी ये, और यहाँ से जो वेव निकलेगी ये वाली, तो ये दोनों ही वेव, ये तीनों जो कंडीशंस हैं उसको ये फुलफिल करेंगी। मतलब सेम वेव, क्योंकि सेम सोर्स आ रही है तो सेम वेवलेंथ भी होगी, सेम सोर्स आ रही है तो सेम फ्रीक्वेंसी भी होगी, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी इनके अंदर मेंटेन करना इजी है। तो कोहेरेंट सोर्स हम सिंगल सोर्स से बनाते हैं, अलग अलग सोर्स से बनाना कभी कभी ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में या 11वीं 12वीं में पूछ भी लिया जाता है कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स केवल सिंगल सोर्स से हम उसको बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका क्या है कि एक सोर्स के सामने दो स्लिट रख दीजिए, तो वहां से भी दो सोर्स कोहेरेंट सोर्स वहां से बन जाते हैं। ये कोहेरेंट सोर्स ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, तो इंटरफेरेंस लाइट के लिए ही कंडीशन होती है। तो पहले तो हम इंटरफेरेंस जब कराएं तो पहले वहां पर देख ले कि हमारे जो कोहेरेंट सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो ये कोहेरेंट सोर्स के बारे में हुआ। अब समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस वास्तव में जो हमारी दो या दो से ज़्यादा जो वेव्स हैं वो आपस में सुपरपोज होती हैं, और आफ्टर सुपर इम्पोजिशन वहाँ पर देखा जाता है कि किसी के दो वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, उन एम्पलीट्यूड्स में एक तरीके का हमारा जो सेम फेज है और आउट ऑफ फेज है, जब वे आपस में सुपर इम्पोज होंगे तो वहाँ से जो एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन है या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? वास्तव में अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, यहाँ पर दूसरी वेव ये है। तो जब ये दोनों वेव, दोनों ही लाइट वेव हैं, और जब ये दोनों वेव आपस में सुपर पोज होंगी, तो सुपर पोज होने के बाद इनका जो रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड, या हम कहें कि वो वेव कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये, इसको कहते हैं सेम फेज में ये सुपरपोज हुई हैं। सेम फेज मतलब कि ये प्लस प्लस एक दूसरे से ओवरलैप हुई, ऐड हो गई, तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड इन्होंने दिया, और माइनस माइनस जब ये ऐड हो गई तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड यहाँ पर इन्होंने दिया, और फिर से वही चीज़ है। यानी कि ये वेव, जो दो वेव हैं वो आपस में सुपर इम्पोज हुई है। मान लेते हैं ये वेव यहाँ पर y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पर ये y इजिकल टू y1 प्लस y2 का एक तरीके से रिजल्टेंट यहाँ पर आया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो इन दोनों का ऐड होकर आ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर एक हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो जब इस तरह का
हमारा सुपर इम्पोजिशन होता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं और वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पहले हमें पता होना चाहिए इंटरफेरेंस हम किसको कहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या हुआ, इंटरफेरेंस वास्तव में दो लाइट वेव का सुपर इम्पोजिशन है, या हम कहें कि एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होना है। एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो इंटरफेरेंस वास्तव में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। कहीं तो एनर्जी ज्यादा, कहीं एनर्जी ज्यादा, कहीं एनर्जी कम, कहीं एनर्जी ज्यादा, कहीं एनर्जी कम, कहीं एनर्जी ज्यादा, कहीं एनर्जी कम। जहाँ एनर्जी ज्यादा है वहां पर ब्राइटनेस आती है, जहाँ एनर्जी कम है वहां पर डार्कनेस आती है। तो जब दो लाइट वेव आपस में मिलती हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो ब्राइटनेस आती है, कहीं डार्कनेस आती है, तो एक पैटर्न हमें मिलता है कलर्स का, तो उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जब दो लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं। तो ये तो हुआ कि जब दो लाइट वेव सेम फेज में मिलती हैं। अगर ये आउट ऑफ फेज में मिले तो क्या होगा, कैसे, आइए समझते हैं। मान लेते हैं एक लाइट वेव हमारी ये है और दूसरी लाइट वेव हमारी ये है, इसको हम इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से। तो ये प्लस वाली साइकिल है लेकिन ये माइनस वाली साइकिल है, तो ये y1 है, ये y2 है। और जब यहाँ पर रिजल्टेंट हम इसका देखेंगे तो ये एक तरीके से जो प्लस वाली साइकिल है और ये माइनस वाली साइकिल है, हम कह रहे हैं कि अब दो वेव्स आउट ऑफ फेज में हो रही है, ये प्लस वाली है लेकिन ये माइनस वाली है। तो जब ये प्लस और माइनस मिलेंगे तो वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, या हम कहेंगे जीरो कहेंगे, या हम कहेंगे मिनिमम एम्पलीट्यूड वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मिनिमम रिजल्टेंट हमें मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर आएगा। तो इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इंटेंसिटी कम मिलेगी, यानी कि जब इस तरह की वेव हमें सुपर इम्पोज करेंगी तो वहाँ पर डार्कनेस आएगी। तो ये जो डार्कनेस आई है जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव या इंटरफेरेंस इसको हम बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर एम्पलीट्यूड कम मिनिमम हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो यहाँ पर ब्राइटनेस आएगी, यहाँ पर डार्कनेस आएगी। तो एक हमें दो वेव्स का डार्कनेस, डार्क ब्राइट इस तरह का एक पैटर्न मिल जाता है, तो उसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पर अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम देखें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होता है, एक सोर्स है, दो स्लिट से जब पास होता है तो जो हमने डॉट से लाइन यहाँ पर दिखाई है वो एक तरीके का माइनस जो नेगेटिव साइकिल है ये उसको दिखाया है, और जो यानी कि जो यहाँ पर क्रस्ट होता है ये ट्रफ होता है, ये जो ये क्रस्ट है उसको डार्क लाइन से शो किया है और जो ट्रफ है उसको डॉटेड लाइन से शो किया है। तो जब ये लाइट दो हो यहाँ से S1 और S2 से पास होंगी, नए सोर्स यहाँ पर बनेंगे क्योंकि ये एक ही सोर्स से आ रही है तो ये कोहेरेंट सोर्स होंगे। जब कोहेरेंट सोर्स से यहाँ से वेव निकलेगी और यहाँ से भी जब निकलेगी तो ये आपस में एक तरीके से सुपरपोज होंगे, और आफ्टर सुपर इम्पोजिशन हम देखते हैं कि जहाँ पर ये डार्क वेव मिली है, डार्क यानी कि जब जो दो वेव ऐसे मिली हैं, जो दो वेव ऐसे मिली है, तो ये हमने क्या कहा है कि जो प्लस वाली है और ये प्लस वाली है ये मिल गई आपस में, तो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ब्राइटनेस यहाँ पर आएगी, तो ये ब्राइटनेस। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रीन एक लगा दें तो यहाँ पर एक स्पॉट हमें ब्राइटनेस का दिखाई देगा। और अगर हमारे इसमें पैटर्न के अंदर क्या होता है, कहीं ऐसे पैटर्न भी होते हैं जहाँ पर एक लाइन डार्क और एक लाइन यहाँ पर डॉटेड आ जाती है, तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ फेज हो जाता है। आउट ऑफ फेज में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया, एनर्जी मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम, तो यहाँ पर एक डार्कनेस आ जाती है। तो डार्कनेस जब आएगी तो वे आउट ऑफ फेज में मिलेंगे। अगर हम कहें कि ये दोनों डॉटेड वाले ही मिल गए तो डॉटेड वाले भी क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हुआ, दो ट्रफ मिल गए, एम्पलीट्यूड यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ भी ब्राइटनेस आएगी। तो इस तरह से हमें डार्क ब्राइट की हमें कुछ फ्रिंजेस मिल जाती है जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो ये लाइट वेव में कुछ इस तरह का फिनोमिना होता है। अब हम देखते हैं कि ये हमें प्रैक्टिकली ये फिनोमिना देखने को मिलता कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि जब कोई ऑयल की कोई बूंद है या ड्रॉप है वो पानी पर जब तैरती होती है तो उसमें कुछ कलर्स वहाँ पर हम देखते हैं, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है कि लाइट जब वहाँ से उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है
अपर और लोअर सरफेस से, तो वहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है, मान लीजिए ड्रॉप हमारे पास है और जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो एक तो अपर सरफेस से होगी और एक इनर सरफेस से होगी, तो ये जो लाइट यहाँ पर आती है इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न होता है और उसी वजह से हमें जो ऑयल की ड्रॉप है वहाँ पर उसके कलर, जो कलर्स हैं वो हमें वहाँ पर दिखते हैं। साथ ही जो हमारे बबल्स होते हैं, सोप बबल्स होते हैं, वहाँ उसमें भी हम देखते हैं डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी एक इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है कि जो लाइट वहाँ से, जो सरफेसेस है उसकी बबल की वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब आती हैं तो उनके अंदर इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ पर वो हमें डिफरेंट कलर्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये इंटरफेरेंस का एक तरीके से पैटर्न हुआ। इंटरफेरेंस का दूसरी जगह से एप्लीकेशन है कि अगर हमें सरफेस की क्वालिटी चेक करनी हो, सरफेस की क्वालिटी चेक करने का मतलब क्या है, कहीं से स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है या प्लेन सरफेस है, यानी कि सरफेस की जब हम क्वालिटी चेक करते हैं तो वो भी इंटरफेरेंस की वजह से करते हैं, क्योंकि लाइट वेव वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, ऊंचे वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होंगी और ये जो नीचे वाले पार्ट्स होंगी तो उनमें इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ से भी हम सरफेस की क्वालिटी जब चेक करते हैं तो वो इंटरफेरेंस का ही फिनोमिना एक तरीके से होता है। और भी इसका रेडियो वेव्स में और जो एस्ट्रोनॉमी है वहाँ पर भी इंटरफेरेंस का काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो ये चीज़ें इंटरफेरेंस के ऊपर थी। इससे आगे और कुछ भी देखेंगे कि इंटरफेरेंस थिन फिल्म में क्या होता है या और इंटरफेरेंस के आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतने रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।